मगर पूरी गांव में सुमन नाम की लड़की अपनी लीला के साथ रहती थी। वो लोग काफी गरीब थे। लीला ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से घर में करवाना चाहती थी। एक शाम की बात है, सुमन बाजार से अपने घर में आती है और सुमन को देखकर उसकी माँ लीला सुमन को बोलती है, बेटा सुमन, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली, इसीलिए मैं तेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करवाना चाहती हूँ। माँ, मेरे अलावा आपका कोई और नहीं है। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मैं आज हूँ और कल नहीं, पर अपने जीते जी मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ, इसीलिए तू शादी से इनकार मत कर। सुमन अपनी माँ की बात से सहमत हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन सुमन को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे लीला बहन, आपकी बेटी और हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आपने तो खिला पिलाकर हमारा पेट मोटा कर दिया। अब हमारी आंखों को हमारी बहू के दर्शन भी करवा दो। अरे हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। इतना कहकर लीला सुमन को आवाज लगाती है और सुमन अपने हाथ में चाय की प्लेट लेकर लड़के वाले के सामने आती है। उसे देखकर वैभव उसको पहली नजर में पसंद कर लेता है और इस तरह वैभव और सुमन का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले एक हफ्ते में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तो ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं वैसे वैसे सुशीला सुमन को ताने मारना शुरू कर देती है। एक दिन सुशीला की दोस्त नैना सुशीला के पास आती है और उससे बोलती है, अरे सुशीला बहन, तूने तो अपने बेटे की चोरी छिपे शादी कर ली, मुझे तो बुलाया भी नहीं। अरे बहन, तू कैसी बातें कर रही है? तू तो यहाँ पर थी ही नहीं, इसीलिए मैं तुझे शादी में नहीं बुला पाई। खैर, ये सारी बातें छोड़कर ये बता कि तेरी बहू दहेज में क्या क्या लेकर आई है। अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी बहू बहुत सारा सामान लेकर आई है। अच्छा, क्या क्या लेकर आई है, दिखा जरा। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुमन चाय का गिलास लेकर अपनी सास के सामने आती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और नैना के ऊपर सारी चाय गिर जाती है। ये देखकर नैना गुस्से में बोलती है, सुशीला, तू तो मुझसे झूठ बोल रही है। तेरी बहू कोई अमीर घर से नहीं बल्कि एक गवार घर से है। देख तो उसकी हरकतें गवारों वाली हैं, बिल्कुल गवार कहीं की। तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। तेरी माँ ने इतनी महंगी साड़ी कभी देखी भी है? मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मेरा पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया, माय फॉल्ट। इतना कहकर नैना वहां से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर सुशीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहू के बाल खींच देती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करवाई। पर मम्मी जी, मैंने आंटी के ऊपर जानबूझकर चाय नहीं गिराई थी। मेरा पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से मैं गिर गई। सुशीला उसकी एक नहीं सुनती और उसको बेरहमी से मारने लगती है। मारते हुए उसको एक बार फिर ताने मारती है, तू दहेज के नाम पर एक अठन्नी का सिक्का नहीं लेकर आई। लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरी बहू दहेज में क्या लेकर आई है, तो मुझे उनके सामने झूठ बोलना पड़ता है। और एक तू है कि मेरा झूठ छुपाने के बदले अपनी गवार वाली हरकतें दिखाकर उनको अपना सच खुद ब खुद बता देती है। तेरी जैसी गवार मैंने आज तक नहीं देखी। सुमन कुछ बोलती इससे पहले सुशीला उसको धक्के मार देती है और उसको वहां से भगा देती है। ये सब देखकर सुमन अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर रोते हुए बोलती है, माँ, मैं तो आपसे शिकायत भी नहीं कर सकती, लेकिन माँ, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। मुझे मेरी सास आए दिन ताने मारती रहती है। काश मैं अमीर घर में पैदा हुई होती। सुमन रो ही रही थी कि तभी वहां पर उसका पति वैभव आ जाता है। उसको रोता हुआ देख उसकी आंखों से आंसू पहुंचते हुए उससे बोलता है, सुमन, तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? नहीं वैभव जी, वो बस मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुमन और वैभव एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी सुशीला वहां आ जाती है और अपनी बहू को लाठी से मारते हुए बोलती है, करमचली, अब तूने मेरे बेटे को भी सारा सच बता दिया और उसको मुझसे दूर कर रही है।
उसको तो तू मेरे खिलाफ भड़का रही है। अपनी माँ को सुमन को इतनी बेरहमी से पीटता हुआ देख वैभव सहम जाता है और अपनी माँ के हाथ से लाठी खींचकर फेंक देता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे सुमन ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आज तुमने अपने यहाँ ये जंगलीपना दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम सुमन को कितना सताती हो। छी छी छी, तुम्हें तो अपनी माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आखिर तुम सुमन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो माँ, क्यों? बेटा, ये दहेज लेकर तो आई नहीं, ऊपर से हर जगह मेरी बदनामी करवाती रहती है। इसको बहू कहने में भी मुझे शर्म आती है। माँ, आपको मैं अपनी माँ कैसे बुलाऊं? किस मुंह से अपनी माँ बुलाऊं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप खुद एक औरत हैं और औरत होकर एक औरत को इतनी बेरहमी से मार रही हैं। आज के जमाने में भी आप दहेज नाम की चीजों पर विश्वास रखती हैं। अगर सुमन की जगह आज आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करती? अगर आपकी बेटी को कोई इस तरह बेरहमी से मार रहा होता तो आप क्या करती? वैभव की बात सुनकर अब सुशीला को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि भले ही उसके घर में सुमन एक बहू के रूप में आई है, लेकिन वो भी किसी की बेटी है और दहेज दहेज नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बस लोगों का लालच होता है, जो लोगों ने अपने लालच को एक दहेज का नाम दे दिया है। सुशीला पछतावा करते हुए अपनी बहू के पास जाती है और उससे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दी। मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। मैं दहेज के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने ये तक नहीं देखा कि तू एक बहुत ही गरीब घर से है और तूने ही हमारे इस घर को अच्छे से संभाल रखा है। मैंने आज तक तुझे अपनी बहू का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन तू तो मुझे अपनी माँ मानती है ना बेटा? तो मुझे माफ कर दे। मैं मानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप तो मेरी माँ समान हैं। सुमन अपनी सास को माफ कर देती है और उसकी सास भी अब उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी एक बेटी के रूप में स्वीकार कर लेती है। इस तरह अब उनका एक छोटा सा परिवार खुशहाल परिवार बनकर रहने लगा।